Coming to the next part, that is third part of this chapter, we will talk about the calorific value of protein, carbohydrate and fat, and then absorption of the digested products. So let's start with the calorific value of protein, carbohydrate and fats. जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स की और फूड का एनर्जी कंटेंट जो होता है वो यूजुअली हीट एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि हीट क्या होती है, अल्टीमेट फॉर्म होती है सारी एनर्जीज़ की। ठीक है, यूजुअली इसको कैलोरी और जूल में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि हीट एनर्जी जिसकी ज़रूरत पड़ती है 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को बाय 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने में। ठीक है, तो 1 कैलोरी या फिर 1 जूल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस वजह से फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली किलो कैलोरी या फिर किलो जूल का यूजुअली एक्सप्रेस किया यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो कैलोरी एनर्जी है, अमाउंट है वो एनर्जी की जिसकी 1 किलो वाटर को बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पे ज़रूरत पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी ज़रूरत पड़ती है टू रेस द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली किलो कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन बॉम कैलोरीमेट। हाँ, यहाँ पर क्या होगी ना, 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, एक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू और दूसरी होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है देन फिजियोलॉजिक वैल्यू से। अब देखते हैं क्या है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो हम कहेंगे कि इसमें देखा है कि हमने जो बॉम कैलोरीमेट्री के अंदर जो हीट अमाउंट ऑफ हीट जो लिबरेट होती है 1 ग्राम फूड के कंबशन से, और किस में, बॉम कैलोरीमेट्री के अंदर। बॉम कैलोरीमेट्री कुछ नहीं है, क्लोज चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है और इसके अंदर जिस सब्सटेंस की वो निकालनी होती है हमें कि इस सब्सटेंस के कंबशन से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है कितनी नहीं, तो उसको यूजुअली बॉम कैलोरीमेट्री में किया जाता है। तो जो हीट निकल रही है बॉम कैलोरीमेट्री में के अंदर क्या करने से, 1 ग्राम फूड के जलाने से, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। और जो एक्चुअल अमाउंट होती है एनर्जी कंबशन की 1 ग्राम फूड के एनर्जी कंबशन से, जो एक्चुअल अमाउंट होती है एनर्जी कंबशन से 1 ग्राम फूड के एनर्जी कंबशन से, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की तरह की 4.1, 5.65, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और फिजियोलॉजिक की बात करें तो इसकी आ जाएगी 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिक वैल्यू 4 है, 4 प्रोटीन, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 कार्बोहाइड्रेट के लिए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और 4.1 है कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है फिजियोलॉजिक वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिजियोलॉजिक वैल्यू। देन कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास होते हैं और फाइनली कहाँ पर चले जाते हैं, ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर, और फिर ब्लड और लिम्फ से कहाँ चले जाएंगे, फाइनली टिश्यू के अंदर, टिश्यू जहाँ पर उनको एसिमुलेट कर लेंगे फाइनल प्रोडक्ट को। तो ये क्या होता है, ये 3 प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव एक्टिव तो अगेंस्ट हो जाएगा और पैसिव वही हायर टू लोअर, और फैसिलिटेटेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे करियर प्रोटीन मदद करेंगे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन। ठीक है, क्या है क्लोराइड आयन, ये जनरली एब्जॉर्ब हो जाता है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, और इन सब्सटेंस का पैसेज जो होता है ब्लड पे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, क्योंकि सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो करियर प्रोटीन के थ्रू भी एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड दोनों से हो रहा है, दैट मीन्स हेयर वी सीधे सिंपल डिफ्यूज़न से भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो सोडियम आयन, देखो अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया, इसमें मैंने देखा ऊपर कि ये सिंपल डिफ्यूज़न से भी हो रहा है अमीनो एसिड और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, और फिर नीचे देखा हमने ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन सिंपल डिफ्यूज़न से भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी हो रहा है। और यहाँ पर देखा हमने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो रहा है, किसका, अमीनो एसिड और मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। और साथ साथ सोडियम आयन का किस चीज़ से होता है, सोडियम आयन का होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्लूकोज अमीनो एसिड और ग्लूकोज अमीनो एसिड तीनों प्रोसेस से हो सकता है, दैट इज़ एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। और अगर हम बात करें सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल का फ्रैक्शन होता है, तो एज ए सिंपल इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो ब्लड के अंदर इनको एज ए डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इनको सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जैसे माइसेल्स कहा जाता है, उसकी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसमें उसको फॉर्म किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये चले जाते हैं। इनको दोबारा से रिफॉर्म किया जाता है इनटू द वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल्स इन द विलाई। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको रिफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, काइलोमाइक्रोन में प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर। सबसे पहले क्या होगा, जो फैट्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इनको पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ना पड़ता है। जब भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो माइसेस कहा गया है, इनको फाइनली इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में करता है। फिर उसके बाद इनको रिफॉर्म किया जाता है वहीं पर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, जिसमें उनकी प्रोटीन कोटिंग आ जाती है उनके ऊपर, ठीक है। अब ये प्रोटीन कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल में या फिर लैक्टियल्स में। तो लैक्टियल्स का काम क्या होता है, फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है ये, ठीक है। तो लिम्फ वेसल लैक्टियल इन द विलाई के अंदर क्या होती है, लैक्टियल्स होती है, और ये लैक्टियल्स क्या करेंगी, फैट का ट्रांसपोर्ट कराएंगे। लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इन द, अब क्या होगा, ये लिम्फ वेसल अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में इन सब एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देगी। एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। हाउएवर अगर हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पर समरी दिखा रहा है कि एब्जॉर्प्शन की। माउथ की बात करें तो कुछ ड्रग्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन की समरी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो माउथ की बात करें तो कुछ ड्रग्स जो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती है, किसके, म्यूकोसा के, माउथ के और टंग की लोअर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ड्रग्स कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज जो इनको लाइन कर रही है, ठीक है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ शुगर का होता है, सिंपल शुगर का होता है, अल्कोहल का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का फॉर द न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब के सब म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर का, कुछ मिनरल का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली टिश्यू पे चले जाते हैं जो उनको यूटिलाइज़ करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए जो उनको परफॉर्म करनी है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड हो जाता है कोहेरेंट फेसेस में रेक्टम के अंदर,
और वहाँ से एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से रिमूवल के लिए एक अर्ज पैदा होता है, एक डिज़ायर होती है कि हाँ अब इसका रिमूवल कराना पड़ेगा फेसेस का टू द आउटसाइड। तो इजेशन जो है फेसेस का टू द आउटसाइड ये एनल ओपनिंग के थ्रू होता है, डेफिकेशन कहते हैं जिसे। ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, हम कॉन्शियसली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे तब हम उसको इजेक्टेड कर सकते हैं, इजेक्ट आउट कर सकते हैं। और ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। ये जो प्रोसेस है इजेशन की, डेफिकेशन की, डिफिकेशन, ये एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है ये। और क्यों होता है? बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन पैरासाइट के थ्रू भी हो सकता है, जो इंटेस्टाइन के पैरासाइट होते हैं, जैसे टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एट्सेट्रा। तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइनल पैरासाइट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉन्डिस है, जो कॉमन डिसऑर्डर है, यहाँ के डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो जॉन्डिस है, वोमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन्डिस की। इसमें क्या होता है? लीवर अफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या अफेक्ट होता है? पेंक्रियाज होता है? क्या होता है? नहीं, लीवर होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? स्किन और आपकी आई जो होती है वो येलो हो जाती है बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। सबसे पहली बात, लीवर अफेक्ट होता है। क्यों होता है? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से होता है। वोमिटिंग, ये तो पता ही है, स्टमक कंटेंट का इजेक्शन माउथ के थ्रू। अगर माउथ के थ्रू स्टमक कंटेंट बाहर आ रहा है तो वोमिटिंग हो जाएगी। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो मेड्यूला के ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कंट्रोल किससे होता है? वोमिट सेंटर के द्वारा होता है। और वो वोमिट सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे मेड्यूला के अंदर। एक फीलिंग होती है नोज़िया की, जिसके बाद हमें वोमिट स्टार्ट हो जाती है होनी, ठीक है। तो नोज़िया प्रोसीड वोमिटिंग। डायरिया बोवेल मोमेंट में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी के होने की वजह से होती है, और फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? डायरिया। इसमें क्या होता है? डायरिया के अंदर फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और बोवेल मोमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और लिक्विड फेसेस जो होती हैं वो डिस्चार्ज होती है बाहर। कॉन्स्टिपेशन के अंदर फेसेस जो होते हैं वो कोलोन के अंदर ही रिटेन रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत के साथ निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? बोवेल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इरेगुलरली होने लगता है, सही से नहीं होता। इस वजह से मतलब अगर बोवेल मूवमेंट सही से होगा तो जो कोलोन के अंदर फेसेस रिटेन है वो निकल जाते हैं, लेकिन बोवेल मूवमेंट अब इरेगुलरली हो रहा है, इस वजह से वो फेसेस निकल नहीं पाती है बाहर, ठीक है। इंडाइजेशन, इस कंडीशन के अंदर फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से एक फीलिंग आती है कि हाँ हमारा पेट भरा हुआ है, इस तरीके से। और यहाँ पे फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से हमें फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। और जो इंडाइजेशन का कॉज है वो इनएडुकेट एंजाइम सिक्रीशन है, सही से एंजाइम का सिक्रीशन ना हो, एग्जाइटी हो, चिंता हो, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया इंडाइजेशन हो सकता है उस केस में भी, और आपने कुछ ज़्यादा ही मसालेदार खाना खाया उस केस में भी हो सकता है। PEM बाद में बात करेंगे, बस अब तक के लिए मैं यहीं पर बंद करती हूँ इसको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।